नमस्कार दोस्तों। एक नया उपविषय लेकर आपसे फिर मिल रहा हूँ। आज का उपविषय बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। हमारे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंदर थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैं, जिनमें पहली थ्योरी है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उस पर हम आज चर्चा करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा वो दूसरी थ्योरी पर होगा, ब्रूनर की थ्योरी के ऊपर। तो प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक अनुरोध। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें, ताकि जो एक मुहिम है कि आप सब तक गुणवत्ता परक वीडियो लेक्चर पहुंच सके, उसको थोड़ा बल मिले। तो आपका एक लाइक शेयर व सब्सक्राइब पर किया गया क्लिक जो है वो मुझे हौसला देगा और अतिरिक्त ऊर्जा देगा। जीन प्याजे। एक तस्वीर दिखाई जा रही है। 1896 के अंदर स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ। 1980 के अंदर इनकी डेथ हुई। इनकी जो शिक्षा है वो ज्यूरिक वो और न्यूटल जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर हुई। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने कुछ जो आर्टिकल्स थे वो पब्लिश किए बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि उस समय उनका जो क्षेत्र था वो बायोलॉजी था। Piaget faced an intellectual crisis, realizing that his religious and philosophical views lacked in scientific background. उन्हें थोड़ी दुविधा महसूस हुई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से होने के नाते। प्लान टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ नॉलेज थ्रू द माइंड्स डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी, और इस दुविधा के आधार पर इन्होंने प्रवेश किया बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर और जानना चाहा कि ज्ञान जो है वो कैसे पैदा होता है, उसका उद्भव कैसे होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है। डेवलप्ड हिज ओन जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। उन्होंने अपनी एक पूरी ज्ञान व्यवस्था बनाई। 1920 में अल्फ्रेड बिन्नेट की जो लाइब्रेरी थी, जहां वो एक आईक्यू टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, बिकेम इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रंस रॉन्ग आंसर इन स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। और उसके बाद उन्होंने बाल मनोविज्ञान और बाल जो बौद्धिक विकास है उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये वो व्यक्ति है जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जीन प्याजे। नाम है जीन प्याजे। जन्म हुआ 1896 में। स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। डेथ हुई 1980 के अंदर। जीन प्याजे अल्फा बिन्ने और साइमन थियोडोर के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, जो हमने पीछे पढ़ा, जो पहले व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले आईक्यू टेस्ट के निर्माता थे। परीक्षण के मानकीकरण पर स्टैंडर्डाइज जब किया जा रहा था, अपने काम के माध्यम से पियाजे ने एक पैटर्न देखा कि कैसे समान आयु के बच्चे अधिकतर एक ही प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है, उसका उत्तर एक आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो लगातार गलत दे रहे हैं। इससे उनकी रुचि जागृत हुई, जो आगे चलकर उनके जीवन का काम बन गए। तो ये थ्योरी क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इस पर अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो बीज कहां से पड़ा? जब बच्चों ने एक ही प्रश्न पर लगातार गलतियां की। जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें तीन शब्द लिखे गए हैं, स्वच्छ, निर्मल या उज्जवल। मतलब पहला प्रयास था और अलग तरीके से किया गया था। प्याजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उनका बचपन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और निस्संदेह ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता भी है। प्याजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है, और कैसे इसका उपयोग करता है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, आप जो कुछ सुन पा रहे हैं, आप जो कुछ लिख पा रहे हैं, आप जो कुछ सोच पा रहे हैं, वो इसी ज्ञान की परंपरा से जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी कहलाता है। हम इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठे करने की अवस्थाएं हैं, उसके बारे में जीन प्याजे ने बताया कि वो एकत्रित करने के ज्ञान का जो सिद्धांत है वो क्या है और कैसे होता है।
व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है अर्थात पहचानता है। जब बच्चे का जन्म होता है मूल रूप से उसके पास केवल दो जो चीजें होती हैं। एक तो उसके मुंह के पास कुछ लगाइए, वो उस चीज को सक करने के लिए मुंह के अंदर ले लेगा। आप उसके गाल के पास कोई चीज टच करें, वो क्या करेगा, उस चीज को मुंह में लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसने दूध पीने की परंपरा वहां से सीखी है। दूसरा, जब उसका लिक्विड और जो पेट में जो मतलब सुसु और पोटे की जो व्यवस्था है वो जब भर जाता है तो वो उसको बाहर निकाल देता है। दो ही चीजें उसके पास होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वातावरण के साथ उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। वो कुछ लोगों को घूमते हुए देखता है, वो कुछ आवाजों को सुनते हुए देखता है, वो अलग अलग तरह की चीजों को देखता है, वो ध्वनियां सुनता है। तो उससे उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन नहीं, अमूर्त चिंतन। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। वो उन ध्वनियों, उन तस्वीरों, उन घूमते हुए लोगों को देखकर अपने मन में कुछ धारणाएं बनाने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों, स्टिमुलेट्स जिनको कहते हैं, से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। जीन प्याजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। प्याजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो हमारे जीवन में एक फेज आता है ना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, ये चीजें चलती रहती है। पहले हम सीखते हैं, फिर हम उसी ज्ञान से दोबारा जब रूबरू होते हैं हमें लगता है कि नहीं, मेरे वाला ज्ञान ठीक नहीं था, हम उसको अनलर्न कर देते हैं। और फिर एक नया ज्ञान हमारे सामने आता है जिसको हम रीलर्न कहते हैं। तो इस तरह से हम हमारे ज्ञान को जो है उसके भंडार को हम समृद्ध करते चलेगा और परिमार्जित होता रहता है। ये परिमार्जन की अवस्था जो मैंने कहा, लर्न, अनलर्न और रीलर्न होता है। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान की विकास की अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या क्या, उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्याजे ने कुछ शब्द बताए, जैसे पहला अडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। दो तरीकों से ये होता है। पहला तरीका है आत्मसातीकरण, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और दूसरा तरीका है अकोमोडेशन। जब कोई बालक किसी भी परिस्थिति से परिचित होता है तो वह सबसे पहले एक पैटर्न बनाता है, उसको वो एसिमिलेट करने लगता है और धीरे धीरे वो उसको अकोमोडेट करते करते उस चीज के हिसाब से ढल जाता है। दूसरा है सामयिकरण, जिसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर बच्चा जो है वो एडजस्टमेंट, जिसको हम कह रहे हैं, संज्ञानात्मक असंतुलन कई बार स्थिति पैदा होती है। वो देखता है कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा हो रहा है, पिछली परिस्थिति में ऐसा था, इस परिस्थिति में ऐसा है। तो उन दोनों के हिसाब से वो एक नया मार्ग अपनाता है, जिसको आत्म सात्विकरण और समाजीकरण के बीच की स्थिति माना गया है। इसको इन्होंने सामयिकरण किया कहा है। इसके बाद है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन है, प्याजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व परिवर्तन के अंतर की प्रक्रिया है। संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया, उन्होंने कहा, जिसके द्वारा बालक में एक और वातावरण के परिवर्तन और स्थिरता के अंतर की क्षमता और दूसरी ओर वस्तु के रंग रूप और परिवर्तन तथा उसके तत्व के परिवर्तन के बीच के अंतर की क्षमता विकसित होती है। वो देखता है ये चीज इस तरह की है, ये चीज इस तरह की है, ये ध्वनि ऐसी है, ये ध्वनि ऐसी है। वो उसको कंजर्व करने लगता है और विभेद करने लगता है। अगला है संज्ञानात्मक संरचना। मानसिक योग्यताओं के सेट जो है, चीजों को पहचानना, चीजों को समझना, देखना,
वो जो सेट बनते हैं, हम अलग अलग तरह के नेगेटिव फ्रेम करते हैं देखकर, ऑब्जर्वेशन से, सुनकर ध्वनियों की कुछ चीजें नोट करते हैं। इसको इन्होंने संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर का नाम दिया। मेंटल ऑपरेशन, मानसिक प्रचालन जो है, ये संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता है। जब बालक किसी समस्या का समाधान करना शुरू करता है तो उसकी मानसिक संरचना सक्रिय बन जाती है। जैसे बच्चे ने कुछ चीज देखी और उसको देखकर उसे लगा कि मुझे ये प्राप्त करनी है, वो हाथ पैर चलाने लगता है। वो उसकी मानसिक प्रचालन की एक अवस्था है। उसके बाद है स्कीमा। स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना है जिसको हम सामान्यीकरण कह सकते हैं, जनरलाइजेशन की तरफ लेकर जाती है। मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, वो सारे स्कीमा कहलाते हैं। इसके बाद है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रिक। इसका मतलब यह है कि कोई बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है। इस संप्रत्य का आत्म केंद्रण जो है, जिसको ईगो सेंट्रिक कहते हैं हम, शुरू में बालक आत्म केंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने के बाद वो क्या करने लगता है, उसका विकेंद्रण करने लगता है। पहले उसके सोचने का पैटर्न सिर्फ खुद की बुद्धि से संबंधित होता है, धीरे धीरे वो चीजें देखता है और कार्य को करने के नए नए तरीके सीखता चला जाता है। और लास्ट है इंटरेक्शन, जिसको पारस्परिक क्रिया कहा गया है। वास्तविकता को समझने और उसकी खोज करने की क्षमता जो है, वो इससे पैदा होती है, इंटरेक्शन से। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस सिद्धांत के अंतर्गत निकल कर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी, स्टेजेस। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला था संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 वर्ष। उसके बाद उन्होंने पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 से 7 वर्ष का समय दिया गया है। उसके बाद उन्होंने मूर्त क्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है, 7 से 12 वर्ष। उसके बाद अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा है, 12 से 15 वर्ष के बीच में। तो ये स्टेज क्या क्या है, अब हम इसको आगे विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। सेंसेस हैं 5, उसके आधार पर, और थोड़ी मोटी जो शारीरिक क्रियाएं। प्रारंभिक अवस्था में तो वो लेटा ही रहता है, करवट बदलने में भी समय लगता है, बच्चे को अपने शरीर के बैलेंस को बनाने में समय लगता है, उसकी गर्दन तक को हम एक जो स्टेबल करना है उसमें बच्चों को समय लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। 2 क्रियाएं मैंने बताई थी, एक खाना और एक निकालना। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रस एवं गंध का अनुभव प्राप्त करता है। और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक छोटा बच्चा है, नवजात है, कुछ ही हफ्तों का है, वो रो रहा है। सभी घर के लोगों ने देखा कि वो चुप नहीं हो रहा। जब वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो वो चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि उसे पता लगता है कि ये वो गंध है, ये वो सुगंध है शरीर की, जिससे मैं जन्मा हूं, ये माँ है। और माँ के पास जाते ही वो चुप हो जाता है। इसी तरह से बच्चा इस अवस्थाओं में धीरे धीरे ज्ञान लेने लगता है। और इसको उन्होंने आगे 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से लेकर 30 दिन तक। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, 1 से 3 माह तक, जब वो निढाल लेटर रहने वाली सी अवस्था होती है, करवट बदलने में समस्या होती है। गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 से 6 माह। गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था 7 से 10 माह। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 11 से 18 माह। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 माह। ये 6 अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिनके अंदर बच्चा विशेष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों पर आश्रित रहता है और वो वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रस
और गंध, इनके आधार पर क्या करता है, अपना ज्ञानार्जन करता है। दूसरी अवस्था आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब वो 2 साल का हो चुका है, अब वो लोगों के संपर्क में आने लगा है, घर, घर से बाहर, समाज। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। ये वो वाली अवस्था है जब बच्चा संबंध सीखने लगता है, ये परिवार के लोग हैं, ये हैं, उनके नाम समझने लगता है, ये वाली अवस्था आती है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहता है। वो तस्वीरों को समझने लगता है वो है क्या, परंतु उसमें रैशनलाइजेशन नहीं आता। यहाँ पर भी इन्होंने क्लियर किया कि तार्किक चिंतन नहीं होता है, वो पहचान रहा है बस। इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है, जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा बच्चा करने लगेगा, वो अनुकरण करता है, वो फॉलो करता है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, वो एज इट इज फॉलो करने लगता है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व संप्रत्यात्मक काल, प्री कॉन्सेप्शनल, और या सिंबॉलिक फंक्शनल स्टेज, 2 से 4 वर्ष। इसका समय है पूर्व प्रत्यात्मक काल लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने कहा फोटो खींच रहे हैं या किसी ध्वनि को पहचान रहे हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को संजीव समझते हैं, आत्म केंद्रित हो जाता है बालक, संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। इस स्तर का बच्चा सूचकता विकसित कर लेता है, मतलब वो सूचनाएं देने लगता है अपने एक तौर तरीके में। वो नहीं है कि वैसे हम चाहते हैं वैसे देगा, परंतु उसका एक पैटर्न होगा जिसके हिसाब से वो सूचित करता है। अर्थात किसी भी चीज के लिए प्रतिभा शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8-10 शब्दों के वाक्य भी बोल लेता है। दूसरा पार्ट आता है इसका अंत प्रज्ञक काल, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज, 4 से 7 वर्ष। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाना आदि सीख लेता है, संख्याओं का प्रयोग करने लगता है। इनमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है, उसमें क्रमबद्धता नहीं होती। आप कहें कि सीक्वेंस में किसी चीज को बोल दे, मतलब बेसिक जो चीजें हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटीज थोड़ी थोड़ी उसमें आने लगती है। यह दूसरी अवस्था। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 वर्ष। यहां प्रारंभ होता है ज्ञान का प्रस्फुटन। इससे पहले तो वो परिवार पर ज्यादा डिपेंडेंट, अब वो विद्यालय की तरफ बढ़ने लगा है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब उसमें रैशनैलिटी आ रही है, थोड़ी थोड़ी तार्किकता आ रही है, नहीं ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, कर्मानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है, वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को भी सीख लेता है। अब वो चीजों में विभेद भी करने लगा है, क्रम भी बनाने लगा है, वो संबंध भी समझने लगा है। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसके बाद आती है चौथी अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास होता है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास होता है। मतलब पहले वो ईगो सेंट्रिक था या सेल्फ सेंट्रिक था, अब वो रियलिज्म की तरफ जा रहा है, अब वो वास्तविक परिस्थितियों की तरफ जा रहा है। वो समझने लगा है कि ये कल्पना नहीं है, ये सही है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास होता है। वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। छोटा बच्चा आपने देखा होगा प्रश्न पूछता है, पापा मम्मी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। वो अब अपनी कुछ परिकल्पनाएं जो है वो बनाने लगा है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होता है। जीन प्याजेनी ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। इस अवस्था को, चौथी अवस्था को क्या कहा गया है, अंतर्ज्ञान।
अब बात करते हैं कि इन चार जो परिस्थितियों से गुजरकर बच्चा जो ज्ञान अर्जित करता है उसका शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या फायदा मिलता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। पहला, पियाजे के सिद्धांत का एक व्यवहारिक आशय, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यह है कि बालकों के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्माण करते समय उनके बौद्धिक स्तर, अभिरुचि, धातु स्वभाव जिसको टेम्परामेंट कहते हैं, आदि को ध्यान में रखें। अतः शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वे विभिन्न वर्ग के बालकों के लिए उनकी मानसिक योग्यताओं के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं और रुचियों आदि के अनुकूल पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें। जब वो पाठ्यक्रम बनाए तो उसमें चीजें ध्यान रखें कि बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या है, और बच्चे की रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसका मेंटल एबिलिटी क्या है, उसकी नीड क्या है और उसके इंटरेस्ट क्या है। तो इन चीजों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। इस सिद्धांत का एक व्यवहारिक आशय यह भी है कि बालकों के चिंतन में आत्म केंद्रितता जिसको ईगोसेंट्रिक की विशेषता पाई जाती है। अतः अध्यापक को यह ध्यान रखते हुए उन्हें यथार्थवाद की ओर अग्रसर करना चाहिए। प्रारंभिक दो अवस्थाओं में बच्चा ईगोसेंट्रिक रहता है, वो अपने तक संबंधित रहता है, तो उसको रियलिज्म से जोड़ने का काम अध्यापक का बनता है। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम दो अवस्थाएं, सेंसरी मोटर स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में माता पिता की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों के लिए इन दो अवस्थाओं का व्यवहारिक आशय नगण्य है। मतलब इसमें पहली दो अवस्थाओं में बच्चे के लिए सबसे ज्यादा काम जो है वो परिवार का और अभिभावकों का बनता है कि उसे उन दो स्टेज में सबसे बेहतर सिखा पाए। अंतिम दो अवस्थाएं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का व्यवहारिक आशय शिक्षकों के लिए सबसे अधिक है। अब अगली दो अवस्थाएं उनमें सबसे ज्यादा लेना देना अध्यापक का है। शिक्षकों को यह जानना चाहिए कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और उसी के अनुकूल शिक्षा या अध्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब बच्चा जो अध्यापक है वो बच्चों की आंखों से देखे, बच्चों के कानों से सुने और बच्चों के दिमाग से सोचे, तभी वो अच्छी व्यवस्था दे सकता है इन अगली दो अवस्थाओं में। पियाजे ने बालकों की शिक्षा में खेल के महत्व पर बल दिया है, अर्थात शैक्षिक गतिविधियों को खेलपूर्ण गतिविधियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो बच्चे ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। बच्चों को अपने आप करके सीखने का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब लर्निंग बाय डूइंग हम करवा सकते हैं, ये भी हमारा इसका एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। और नेक्स्ट है बच्चा स्वयं और पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। उसने इंटरेक्ट किया चीजों के साथ, अपने इर्द गिर्द के सोशल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, जिस तरह का इन्वायरमेंट उसको मिलता है उससे वो सीखता है। अतः हमें पेरेंट्स और टीचर या स्कूल बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। जैसा इंटरेक्शन वो पर्यावरण के साथ करके सीखेगा वो उसकी लर्निंग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं कहना चाहूंगा अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।